Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very, very warm welcome to JIVCIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार। यहाँ मॉड्यूल सी का यूनिट 19 आज करने वाले हैं। यूनिट 19 टॉक्स अबाउट IBC 2016, that is Insolvency and Bankruptcy Code. It is not an act, it is a code. Why? Because there were various different acts जो particularly insolvency and bankruptcy companies से डील कर रहे थे। सो कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया गया 2016 में। ओके, तो अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूं तो 1991 में 1991 में जब LPG आया तो कंपनीज को उस समय राइट टू एंट्री मिली। ठीक है, 2002 में 2009 में कंपटीशन एक्ट और कंपटीशन कमीशन बना, वहां पर कंपनीज को राइट टू compete मिला। बट ज़रूरी तो नहीं जो हर बिजनेस चालू हो वो सक्सेसफुल हो। ऐसा ज़रूरी है क्या जितने बिजनेस शुरू होंगे सब सक्सेसफुल होंगे? नहीं ना। तो राइट टू एग्जिट मिलना चाहिए था। एंड देयरफॉर विद IBC 2016 या हम इसे बोलते हैं 2016 में थ्रू IBC 2016 कंपनीज गॉट राइट टू एग्जिट। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो लोग बिजनेस चालू ही नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी के बारे में, इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट की भी हो सकती है। जब इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है तो उसे हम बैंक्रप्सी का नाम देते हैं, और यही जब कॉरपोरेट किसी ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट हो रहा होता है या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जिसके असेट्स तो कम है बट लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तो उसे हम इसे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी का नाम देते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं एक कॉर्पोरेट पर्सन है जो बिजनेस चालू तो हुआ 2014 में, 2015 में बढ़िया चला, 16 में बढ़िया चला, 17 में भी गेन्स हुए हैं। ठीक है, फिर इसने क्या किया, 3 साल बढ़िया चलने के बाद लोन ले लिया, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया 18 में, लेट्स से 18 में, और फिर आ गया कोविड। 19 में तो कोविड आ गया था। यस, कोविड-19, 2019 में लॉस, 20 में और लॉस, 21 में और भी ज़्यादा लॉस। अब क्या करें भाई, यहाँ पे असेट्स तो है कम, लाइबिलिटीज है ज़्यादा। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ हमारे को सरकार दुहाइयों करने वाला सिचुएशन आ गई है। यस, तो हमारे पास ऑलरेडी लेजिस्लेशन था, अगर कोई बैंक से किसी अकाउंट को NPA डिक्लेयर कर दिया गया है तो ARC आ गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई है। पहले तो हमारे पास DRT 1993 था, है यूनिट 18 जो आपका था, जहाँ हमने बातचीत किसके बारे में करी थी, सॉरी, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर हमने इसका नाम चेंज कर दिया गया, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। हमारे पास ARC से सरफेसी के बारे में काफ़ी बातचीत हुई है। हमारे पास सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट हुआ करता था, जो बेसिकली सिक कंपनीज पर काम कर रहा था। हमारे पास वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में का ही पार्ट था। वॉलेंट्री वाइंडिंग कोई करना चाह रहा है कि किसी को लग रहा है अपने आप जो जिसने उधार ले रखा है वही कह रहा है हमारे बार को बंद करो। ठीक है, और 2016 में हमारे पास IBC आ गया, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया गया और हमारे पास एक कोड बना दिया गया। ओके, एजेंडा क्या है, एम क्या है इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का? 3 की ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं। तो या 3 की ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस IBC 2016। सबसे पहला, टाइमली रेजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ टिपिकली 180 डेज की टाइमलाइन है जो 90 दिन तक एक्सटेंड करी जा सकती है। बोल रहे हैं कि अगर एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू हुआ है तो उसे ख़त्म करो। IBC इंश्योर करता है जो भी बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजर रही हैं, उनका काम जो है, प्रोसेस जो है जल्दी ख़त्म किया जा सके इंसॉल्वेंसी का, एंड दे कैन स्टैंड बैक ऑन देयर फीट विद मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अब देखो ऐसा है कि ये जिसने उधार लिया है वो डेटर है, उसके बारे में तो हमने यहाँ बात कर ली है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कंपनी है। वैसे IBC में हम कॉर्पोरेट डेटर के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कहीं ना कहीं DRT टेकन केयर कर ले रहा है, सरफेसी भी कहीं ना कहीं उसके बारे में बातचीत कर रही है। ठीक है,
और दूसरी दूसरी बात करते हैं जिन्होंने उधार दे रखा है, जिन लोगों ने इन्हें उधार दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, उन लोग का भी तो सोचो ना, उनके भी तो पैसे चाहिए। तो क्रेडिटर्स का भी कहानी टेकन केयर करी जा रही है इन आईबीसी। एक क्लियर ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है प्रायोरिटी का, किसको कैसे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, जो सिक्योर क्रेडिटर्स उनको पहले पैसे मिलेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले पैसे मिलेंगे, मतलब जो भी एसेट्स हैं उनको बेच बाच के, या मान लेते हैं अगर जिन्होंने उधार दे रखा है और कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करी जा रही है, अगर बीमार कंपनी है तो उसे ठीक कर लेते हैं, अगर ये इतनी एकदम खतरनाक है कि अब तो बस डेथ ही होने वाली है, तो फिर इसको बेचो और पैसे दो सब लोगों के। ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसी है कि मैं 1 रुपये में से 80 पैसे देने को तैयार हूँ, 20 पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो ऐसी कंपनी का क्या किया जा सकता है, ऐसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है अगर क्रेडिटर्स ओके होते हैं तो। बट उनको फेयरली और कंसिस्टेंटली डील करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स की राइट भी प्रोटेक्ट करनी है, करना है, एजेंडा है इस कोड का। ओके, देन एनकरेजमेंट ऑफ क्रेडिट फ्लो। जब आप एक स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं रेजोल्यूशन करने का कि डेट मैकेनिज्म सॉल्व किया जा सके, तो आईबीसी चाहता है कि कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों का क्रेडिट सिस्टम में। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है उधार लेते हैं लोग, हमारे साथ ऐसा ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना। एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू फिनेंस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लासिक एग्जांपल है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा इंटरनेट पर। यहाँ वैसे रुचि का आईबीसी के थ्रू एक कंपनी हुआ करती थी, रुचि सोया इंडस्ट्रीज। अगर आज भी आप पतंजलि के स्टोर में जाते हैं तो द नेम इज स्टिल इंटैक्ट, पतंजलि ने इसको आईबीसी के अंतर्गत एक्वायर कर लिया था। ओके, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी जब एक पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्लिगेशंस, मतलब उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो रखी हैं, ओके, उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जब रिजोल्यूशन कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी का, इट कैन इन्वॉल्व रीनेगोशिएटिंग डेट, मतलब बोल रहे हैं 1 रुपये में से हम 80 पैसे ही दे पाएंगे, रीपेमेंट टर्म 3-4 महीने का हमें मोरेटोरियम दे दीजिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या कोई फॉर जो डेट का एक पोर्शन है उसे फॉरगिव कर दो। ठीक है। बैंक्रप्सी, जब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल डिक्लेरेशन कर देता है कि भैया वो पे कर ही नहीं पाएगा, जो उधार आपसे लिया है वो हम वापस कर ही नहीं पाएंगे, तो आफ्टर विच कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भैया इस कंपनी के जो असेट्स हैं वो बेचो, लिक्विडेट करो, रीपे करो क्रेडिटर्स को, और जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस है जिसने भी उधार लिया था उसे एक नया स्टार्ट करने का मौका दो, अगर उसने फ्रॉड एटसेट्रा नहीं किया। अदरवाइज तो चलिए, कानून की सलाखें आपका इंतज़ार कर रही है। Now, before I explain you this entire chapter, I'll have to explain you certain terms like financial creditor. Financial creditor कौन है? जिससे जिससे आपने लोन लिया हुआ है, ये जो बैंक है जिसने आपको उधार दिया है, यही financial creditor है. This is the financial creditor. Any person to whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been illegally assigned or transferred. फाइनेंशियल क्रेडिटर बेसिकली पैसे दे रहा है। ओके, फिनेंशियल डेट क्या है? जो पैसे उधार है, जो अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। जैसे बैंक ने लोन दिया, लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स हुआ, कोई गवर्नमेंट बैक्ड लोन है, कोई एसबीए लोन है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोर्गेजेस हैं, कोई इक्विपमेंट है, सब कुछ डेट में आ जाता है। अब कॉर्पोरेट डेटर्स कौन है? जो इस कंपनी ने उधार लिया हुआ है, जिसने उधार लिया है वही तो डेटर है ना। अब वो अगर जैसे मान लेते हैं किसी से आपने पैसे उधार लिए थे, जिसने पैसे उधार दिए थे वो बन जा रहा है फिनेंशियल क्रेडिटर। बट मान लेते हैं किसी ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर दिए है, तो ये फिनेंशियल डेट नहीं है, ये ऑपरेशनल डेट है, और जिसने पैसे उधार दिए हैं ये बन जा रहा है ऑपरेशनल क्रेडिटर। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, किसी एक एम्प्लॉय है, मिस्टर एक एम्प्लॉय है आपकी कंपनी एक्स के एम्प्लॉय है, और इनसे सर्विसेज तो ले ली है बट इनके सैलरी नहीं दी है।
तो इसका मतलब किसी तरीके का ऑब्लिगेशन है, डेट ड्यू है, डेट ड्यू है ना। तो इसका मतलब जो है हमारे ये मिस्टर ए है, ही इज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर, इज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये हमारा केस 1 है। ऐसे ही केस 2 देखते हैं। केस 2 में ही इज द सेम पर्सन, ये मिस्टर ए ही है। मिस्टर ए ने अपनी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने फिनेंशियल डेट दिया हुआ है, इन्होंने फाइनेंशियल डेट दिया हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियल डेट दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल डेट दिया हुआ है, देयरफॉर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे। जब आपने पैसे उधार दे रखे होंगे तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, जब आपने सामान या सर्विसेज उधार पे दे रखी है तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर, और डेट भी अकॉर्डिंगली बदल जाता है। ठीक है, आई होप व्हाट इज फाइनेंशियल, हु इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, हु इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, व्हाट इज अ फाइनेंशियल डेट, व्हाट इज फाइनेंशियल और व्हाट इज ऑपरेशनल डेट, दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, वाईपीसी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लेकर आया इंडिया की अप्रोच में कि इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को कैसे हमें टैकल करना चाहिए। आईबीसी से पहले इंडिया हैड सेवरल फ्रेगमेंटेड एंड ओवरलैपिंग लॉज जो कि इंसॉल्वेंसी से डील कर रही थी, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ी बातें कर रहा था, रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो आज रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक्स एंड रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 है, सरफेसी 2002 है। हाउएवर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोहेसिवनेस मिसिंग थी, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई थी, स्पेशली डिस्ट्रेस सिचुएशन में। तो इसलिए एफिशिएंट और प्रिडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लेकर आने के लिए आईबीसी हम लेकर आए थे। एजेंडा या फीचर्स क्या आईबीसी के, एक तो यूनिफाइड फ्रेमवर्क है, सब कुछ एक जगह। आईबीसी कंसोलिडेट कर रही है, सिंप्लीफाई कर रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूदन हो रही है, स्ट्रीमलाइन हो रही है। प्रोसेस चाहे इंडिविजुअल का हो चाहे कॉरपोरेट का हो, एड्रेस करता है गैप जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ पुराने लॉज में थी वो आज नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें आसान हो जा रही है। जो क्रेडिट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो डेट डिफॉल्ट है, कहीं ना कहीं बेटर हो पा रहा है। प्लस जैसे कि हमने बताया 180 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है, एक्सटेंडेबल 90 डेज़ का अवेलेबिलिटी है, तो टाइम बाउंड रेजोल्यूशन है, अगर नहीं किया देन यू हैव अगेन कंसिक्वेंसेस टू इट। क्रेडिटर सेंट्रिक अप्रोच है, आईबीसी का फोकस जो है वो टुवर्ड्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर हो गया। पावर कहीं ना कहीं जिसने पैसे दिए हुए हैं उसको देने की कोशिश करी जा रही है। इंश्योर कर रहे हैं कि एक फेयर ट्रीटमेंट दिया जा सके, ताकि जो भी पैसे हमारे बकाया हैं, लेने बाकी हैं, वो हम ले पाएँ। CIRP आ गया है यहाँ पर। CIRP इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आईबीसी के अंदर एक कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है, या तो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया वो खुद ही कर सकता है, या फिर जो क्रेडिटर्स हैं अकेले भी, और कंसोर्टियम लॉ ऑफ लोन है तो साथ मिलकर भी इनिशिएट कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जा रही है, या तो कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर लो या फिर बेचो बाचो, लिक्विडेट करो, अगर रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको या IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आप, वो अपॉइंट करते हैं एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान बनाता है। ओके, और अगर क्रेडिटर्स उस रेजोल्यूशन प्लान से ओके करते हैं तो प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। अब यहाँ पे लिक्विडेटर का क्या रोल है? अगर जो लिक्विडेटर का रेजोल्यूशन प्लान है वो फेल हो जाता है, ओके, तो लिक्विडेशन प्रोसेस चालू करो, अपने असेट्स वेसेट्स बेचो और लोगों के पैसे वापस करो, एंड द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग क्रेडिटर्स। पैसे बचेंगे तो सब तक पहुंच जाएंगे, अदरवाइज पहले सिक्योर्ड को मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे, फिर नंबर आएगा बाकी लोगों का। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिक्विडेटर्स हैं वो मैनेज करते हैं इस प्रोसेस को, ताकि चीज़ें फेयर रहें, ट्रांसपेरेंट रहे लिक्विडेशन प्रोसेस।
ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब खुद बंदा डिक्लेयर कर रहा है तो बैंक्रप्सी के बारे में बात कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी में अगर आप फिनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप रीनेगोशिएट करते हो, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। फिनेंशियल क्रेडिटर मैंने आपको बताया जिसने पैसे दिए हुए हैं। एनी पर्सन फिनेंशियल डेट इज ओड, इसको पैसे मिलने हैं। ओके, किसी तरीके से हो सकते हैं, किसी ने बोरो करे थे पैसे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई लाइबिलिटी लीजेस की, कोई रिसीवेबल सोल्ड है या डिस्काउंटेड है। ओके, तो ये सारे this broad definition of financial debt ensures that all types of creditors including banks, financial institutions, investors recognize करे जा रहे हैं इस insolvency bankruptcy code में, और इनके पास राइट है टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP अगर ज़रूरत पड़ती है। 2021 में कुछ चेंजेस हुए हैं कोविड रिलीफ की वजह से। टेम्परेरी अमेंडमेंट हुआ था, टेम्परेरली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर दिया था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डिफ़ॉल्ट तो करोगे ना, EMI तो नहीं दे पाओगे क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। तो एक्सेप्शनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से ये राहत दी गई। स्ट्रेंथनिंग क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ प्रोविजंस बनाए गए टू एनहांस क्रेडिटर्स राइट एंड मेक रेजोल्यूशन प्रोसेस मोर एफिशिएंट। इम्प्रूवमेंट लेके आए CIRP में। ओके, जो चेंजेस थे, कुछ चेंजेस थे CIRP में ताकि चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हो सके, प्रोसीडिंग्स बेटर हो सके। ये अमेंडमेंट 2021 में आए हैं। ऑपरेशनल डेट मैंने आपको बताया ना, जब किसी कंपनी से सप्लायर ने, किसी कंपनी को, मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर है उसे सप्लायर ने उधार पर सामान दिया हुआ है, उधार पर गुड्स या सर्विसेज दी हुई हैं, देन दिस सप्लायर को जो पैसे मिलने हैं, ये सप्लायर तो है ऑपरेशनल क्रेडिटर, और जो पैसे बकाया है ये ऑपरेशनल डेट कहलाएगा। ओके, जो क्लेम है बेसिकली आप पढ़ना चाहेंगे तो इसे पढ़ लेंगे, बस समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बंदा ही ऑपरेशन, अच्छा नहीं, ये तो ऑपरेशनल क्रेडिटर था, ये ऑपरेशनल डेटर है जिसने उधार पर गुड्स एंड सर्विसेज ली हुई है, जिन्होंने उधार पर गुड्स एंड सर्विसेज ली हुई है। ठीक, कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ पर्सन हु ओज अ डेट, जिसने पैसे देने हैं। कॉर्पोरेट ऑपरेशनल क्रेडिटर वो है जिसने उधार पर सामान दिया हुआ है। दिस पर्सन विल बी नोन एज ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन क्रेडिट। ठीक है, are those who claim whose claims are from a transaction on operation। कवरेज क्या है, किस किस पे लगता है, पूरे इंडिया पे लगता है, उन सारी कंपनीज पे लगता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है, पुरानी किसी कंपनीज एक्ट में बनी है। कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बनी है, मतलब कोई एक एक्ट पास किया गया ताकि वो कंपनी आए, उस कंपनी का उधार बकाया है या उस कंपनी ने उधार देना है, दोनों कवर हो जाती हैं। एक LLP भी यहाँ पे कवर होती है, पार्टनरशिप फर्म भी कवर होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी यहाँ कवर होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पिलर्स कौन है, यहाँ से 2023 में जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के 4 पिलर्स हैं। अगर मैं एक पिक्चर समझाऊं तो रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, एडजुडिकेटर्स हैं जो रिजॉल्व करते हैं, जो आपका IBC प्रोसेस या CIRP प्रोसेस चल रहा होता है। तो आपका पिलर नंबर 1 है IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, देन यू हैव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एजेंसी, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकता है। यू हैव इंसॉल्वेंसी यूटिलिटी एंड यू हैव एडजुडिकेटर्स, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। हमारे केस में जनरली ये NCLT रहता है क्योंकि हम कंपनीज डील करते हैं मेजरली। ओके, तो ये हमारे पास 4 पिलर्स हैं IBC के अंदर। ओके, ना
जो CIRP है कौन इनिशिएट कर सकता है, वो कंपनी खुद कर सकती है जिसने लोन लिया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कर सकते हैं जिन्होंने उधार पे सर्विसेज या गुड्स दिए थे, या फिनेंशियल क्रेडिटर्स कर सकते हैं जिन्होंने उधार बेसिकली कैश दिया हुआ है लोन पर। इन तीनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। तो मैं कुछ बातें, मैं ज़्यादातर क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और काफ़ी टेक्निकल है, तो मैं कोशिश करी है मैंने नोट्स के थ्रू आपको सब कुछ देने की। ओके, ध्यान से मुझे सुनते जाइएगा। अब मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ, मैं अब से लेकर पूरे एंड तक नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो मुझे और लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में आपके साथ। तो जब भी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ CIRP, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। उसी तरीके से जब मैं IP बोल रही हूँ, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोल रही हूँ, IRP बोल रही हूँ, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल रही हूँ। ओके, RP बोल रही हूँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। COCs कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिनके पैसे उधार बकाया है। CD इज द कॉर्पोरेट डेटर, जिसने लोन लिया हुआ है। A इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मेजरली NCLT और NCLAT रहती है जस्ट इन केस आप ऊपर जाते हो, NCLT के ऊपर जाते हो अपील लेके तो NCLAT के पास जाओगे, DRT से ऊपर जाते हो तो DRAT पे जाते हो, ठीक है ना। और जब भी मैं बोर्ड रेफर कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। CIRP में क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कब हो रहा है, जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो आप फाइल करेंगे। आप कौन, आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकते हो, आप फिनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हो, आप कॉर्पोरेट डेटर भी हो सकते हो। एक एप्लीकेशन जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे, एक क्रेडिटर्स की कमेटी बनेगी, किस किस के पैसे उधार है बताओ भैया, एक कंपोज की कमेटी बनाई जाएगी, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होएगा। ओके, प्रिपेयर किया जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की किसके कितने पैसे मिलने हैं। फिर एक इन्विटेशन ऑफ प्लान आएगा कि भैया क्या, हाउ आर यू प्लानिंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भैया 1 रुपये में से 90 पैसे सबको वापस मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से, ठीक है। फिर सबमिशन किया जाएगा इस प्लान का। फिर प्लान सबमिट हो गया, ऐसा तो नहीं जो एक बार दिया वो फाइनल हो गया, फिर इवॉल्व होगा ये प्लान। अब जो ये प्लान बना, अगर क्रेडिटर्स की कमेटी ने ओके कर दिया, ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी अप्रूवल आ गया, तो उस प्रोसेस को हम ओके कर लेंगे, जो भी प्लान आया होगा उसे ओके कर लेंगे। अब या फिर क्रेडिटर्स की कमेटी ने तो अप्रूव कर दिया बट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर क्रेडिटर्स की कमेटी ने ही, जिन्होंने पैसे लेने हैं, जिनके पैसे बकाया, उन्होंने ही मना कर दिया, इन दोनों ही केसेस में लिक्विडेशन की ओर चलेंगे। 1 मिनट लीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, बिल्कुल अच्छे से इस पूरे प्रोसेस को अपने दिल में उतारिए। अगर हमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू करना है, डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो एक एप्लीकेशन जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एक COC बनाई जाएगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा, पहले इंटरिम लेवल पे होएगा, ठीक है, बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हो सकता है वही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइनल हो जाए, या हो सकता है एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बने। एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाएगा, इनविटेशन किया जाएगा प्लान का, प्लान सबमिट होगा, वो प्लान इवॉल्व होगा, COC कमेटी ओके कर देती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी ओके कर देता है, उस प्लान को चला लेंगे। COC कमेटी ने तो ओके कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ओके नहीं किया, लिक्विडेशन में चले जाएंगे। COC कमेटी ने ही ओके नहीं किया तो भी लिक्विडेशन में चले जाएंगे, सिंपल। ओके, अब इनिशिएशन कैसे होता है CIRP का, एक फिनेंशियल क्रेडिटर द्वारा, ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा नहीं, फिनेंशियल क्रेडिटर द्वारा। कैसे होगा, जब डिफॉल्ट किया कॉर्पोरेट डेटर ने, ठीक है, जो पैसे उस मिलने थे कॉर्पोरेट डेटर को, उसने नहीं दिए उस बंदे को जिसने, मतलब बेसिकली फिनेंशियल क्रेडिटर, एप्लीकेंट इज अ फिनेंशियल क्रेडिटर है, या फिर कोई और भी फिनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है। अब फिनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद या बाकी सारे फिनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ओके,
ज्वाइंटली जब कर रहे होंगे तो ये हो सकता है या फिर ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर्स, गार्जियंस, एग्जीक्यूटर्स, ट्रस्टी, पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड, कोई भी जना मिलकर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। और जब एप्लीकेशन जा रहा है तो उसके साथ रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट जाएगा, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रखी है वो जाएगी। अब ये फाइल एप्लीकेशन किसका जाएगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर जो भी एविडेंसेस उनके पास आए हैं, या तो इस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी या रिजेक्ट कर लेगी। ओके, या तो एडमिट कर लेगी या रिजेक्ट कर लेगी। एडमिट करिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन, और उसको लगता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि डिफ़ॉल्ट हुआ था या डिफ़ॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट है और कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उस दिन से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमेंस कर देगा सीआईआरपी प्रोसेस, और उसी दिन को आप बोलोगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी या डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एडमिट हो गई तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? अगर सेटिस्फाइड है, या तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है या वापस बोल सकती है करने के लिए अगर डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं है, या एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं है, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट, तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा कि विद इन 7 डेज आपने जो हमारे को एप्लीकेशन दिया उसे रेक्टिफाई कर दो, आपने जो हमारे को जो भी प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसे रेक्टिफाई कर दो। अब जो ऑर्डर आएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, एप्लीकेशन एडमिट हो गई है विद इन 7 डेज, किसके पास जाना पड़ेगा? जैसे 14 डेज के लिए, 14 डेज के अंदर अंदर ओके करा होगा ना, ओके होने के बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उस एडमिशन के 7 दिन के अंदर अंदर फिनेंशियल क्रेडिटर को भी बताएगी, कॉर्पोरेट डेटर को भी बताएगी कि भैया आपकी हमारे पास चिट्ठी आई है कि आपकी कंपनी का सीआईआरपी चालू करना है। रिजेक्ट कर देगी तो 7 दिन के अंदर अंदर बोलेगा, 7 डेज के अंदर अंदर, कि भैया आप रेक्टिफाई करके दे दो हमारे को। और अगर 14 दिन के अंदर कुछ भी नहीं बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो उसे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई क्यों क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो या रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जो भी व्हाट्सएवर इट इज, यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग। ओके। अब सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कोविड-19 के दौरान हुआ है, फ्रॉम आफ्टर 25 मार्च 2020, ये 2-3 दिन पहले ही मेरे प्यारे देशवासियों हुआ था, यू नो, बंद हमने चमचे खटकाई थी, ठीक है, कोविड के लिए सब लोग बाहर आए थे। यस, रिमेम्बर की प्रोविजंस क्या है? नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन रहेगा अगर डिफ़ॉल्ट जो है ऑन या आफ्टर 25 मार्च 2020 को चल रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months विच कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year फ्रॉम दैट डेट। नो एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट ड्यूरिंग सस्पेंशन, जो अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली स्टेट करेगा कि कोई भी नया एप्लीकेशन नहीं आएगा सीआईआरपी का इस पीरियड के अंदर, 6 months, और फिर हो सकता है इस दिन से 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दी जाए। एक्सक्लूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट्स, बट ये सस्पेंशन उन पे नहीं चलेगा जो 25 मार्च 2020 से पहले कोई सीआईआरपी चल रहा था, वहाँ पर कुछ रुकेगा नहीं। एनी डिफॉल्ट दैट हैड हैपेंड प्रायर टू दिस डेट विल नॉट बी कवर्ड इन सस्पेंशन। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनाऊँ। ओके, तो जैसे मैं सोच रही हूँ, हो सकता है एग्जामिनर आपका वैसे सोच रहा हो, तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। अब कौन बंदा एप्लीकेशन नहीं कर सकता, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं किसी बंदे का ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा था, ओके, क्या आप उसका वापस से सीआईआरपी कर सकते हो? नहीं भाई, ठीक है। या ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो लोग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस से गुजर रहा है या प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हैपन्स टू हैपन इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो दोबारा से सीआईआरपी नहीं चालू करेगा। कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएटेड।
नाउ कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर, सॉरी कोई ऐसा कॉर्पोरेट क्रेडिटर, नो, creditor of a corporate debtor undergoing pre-packaged insolvency, मतलब इस बंदे को पैसे मिलने हैं एक ऐसे बंदे से जिसका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, मतलब ए को बी से पैसे मिलने हैं और इस बी का ये प्रोसेस चल रहा है, तो ये ए बी फाइल नहीं कर पाएगा. Okay, financial creditor, operational creditor for corporate debtor that is already in a pre-packed insolvency process are not entitled to CIRP. ठीक है, इस बंदे का ए ने बी से, चलो मैं दोबारा समझाती हूँ. ए ने बी से पैसे मिलने थे, ही somebody who has defaulted. ओके, अब ए बोल रहा है मेरे पैसे नहीं दे रहा और इस बंदे का खुद ही का ही चल रहा था प्रोसेस, तो ये भी नहीं पैसे, ये भी नहीं CIRP चालू कर पाएगा इस बंदे का, इसका खुद का CIRP चल रहा है. कॉर्पोरेट डेटर दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड CIRP, अगर अभी आपका रिसेंटली, ऐसे मैंने ही पैसे नहीं दिए थे, मतलब मैंने ही उधार चुकाना बाकी है, मेरा ही अभी अभी रिसेंटली ऑलरेडी CIRP खत्म हुआ है, मैं नहीं कर सकती. कॉर्पोरेट क्रेडिटर चाहता है तो कर सकता है, फिनेंशियल क्रेडिटर चाहता है तो कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहता है तो कर सकता है, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिटर खुद नहीं कर पाएगा अगर 12 महीने से कम हुआ है आपको ऑलरेडी CIRP खत्म किए हुए, दे आर नॉट अलाउड. कॉर्पोरेट डेटा विद एन अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है आपका, फिर से आप आ गए हो, सरकार दुआई हो, नहीं चलेगा. विद इन लास्ट 12 months कैन नॉट इनिशिएट. ओके, कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड द टर्म ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान आया था, ए और COC दोनों ने ओके किया था, उसके बाद वो प्लान इनिशिएट किया था, उसके बावजूद आपने उसको ओके नहीं किया और अब आप कह रहे हो वापस से CIRP चलाओ, नो इट विल नॉट हैपन. ओके, कॉर्पोरेट डेटर अंडर लिक्विडेशन, आप ऑलरेडी आपका लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है, कैसे आप इनिशिएट करोगे CIRP, नहीं कर पाओगे. ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट रेफरिंग टू अ कॉर्पोरेट डेटर जो रिस्ट्रिक्टेड है बेसिकली, एंड दीज प्रोविजंस डू नॉट प्रिवेंट अ कॉर्पोरेट डेटर रेफर्ड इन क्लॉज A to D फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेट. ए से सी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ABC. ओके, ना टाइम लिमिटेशन वैसे तो 180 डेज में हो जाना चाहिए, बट 90 डेज का और प्रोविजन दिया जाता है. 180 डेज में हो जाना चाहिए, बट उसके 90 डेज एक्सीड नहीं होना चाहिए. टोटल टाइम जो है 330 डेज है. ऐसे बार 80 और 180 और 90 करते हो तो 270 बनता है, बट टोटल टाइम जो दे रखा है वो 330 दे रखा है. यहाँ से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से भी पूछा जा सकता है. ओके, if resolution process is still pending after 330 days, it must be completed within 90 days from the date of commencement of IBC 2019. कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे. ओके, इम्पॉर्टेंट डेज, डेट्स. ठीक, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकता है विड्रॉल if they requested by applicant with approval of 90% of the voting share of the committee of creditors. मतलब मान लेते हैं ए ने BCDE के पैसे देने थे, तो ये लोग तो क्रेडिटर्स हुए और ये हुआ डेटर. इसने एप्लीकेशन करी थी कि भैया मेरे से तो, मेरे पास तो असेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोला था भैया जी मुझे तो आप इनिशिएट कीजिए CIRP, बट इसने कहा बाद में कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, पहले किया था, सेकंड बोल रहा है नहीं करना चाहता हूँ. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता है कि ओके ठीक है, अगर इनमें से 90% लोग, क्रेडिटर्स की कमेटी के 90% लोग बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मत मत करो CIRP, तो ओके वी कैन गो विद अ विड्रॉल. वेरी इंपॉर्टेंट येट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट येट अगेन. एम आई क्लियर टू एवरीबडी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक, declaration of moratorium and public announcement by adjudicating authority. मोरेटोरियम डिक्लेयर कर सकता है adjudicating authority, मोरेटोरियम मतलब इतने समय तक कुछ नहीं देना है ना.
मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ CIRP एंड कॉल फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स कि भाई हम CIRP चालू कर रहे हैं, किस किसके पैसे बकाए हैं और हमारे को चिट्ठी बचाओ। का अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक IRP बनता है, ये IRP RP बन भी सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है। ओके, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP, आइए बात करते हैं इसके बारे में। चार्ट था, कहाँ चला गया, चलिए खैर कोई बात नहीं। IRP इज अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जब इंसॉल्वेंसी का कमेंसमेंट डेट हो जाता है, मतलब चला गया एप्लीकेशन, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपर आई है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आई है और डिफ़ॉल्ट हुआ है, तीनों चीज़ हुआ है, तो एक बार ओके कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो अब विद इन 14 डेज बताएगा भी क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी। ठीक है, if the application is filed by a financial creditor or corporate debtor, the proposed resolution professional will be appointed as an IRP provided no disciplinary proceeding are pending. If the application is filed by an operational creditor, फिर क्या होगा, इन दोनों होगा तो एक IRP बनाया जाएगा। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने चालू किया है, इनिशिएट किया है इसे IRP, इफ नो प्रपोजल इज मेड फॉर एन IRP, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी IBBI को रेफर कर देगा कि भैया बताओ कौन बनेगा यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, इफ अ प्रपोजल इज मेड, द प्रपोज IRP विल बी अपॉइंटेड, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है। बोल रहे हैं अगर फिनेंशियल क्रेडिटर ने या कॉर्पोरेट डेटर ने इनिशिएट किया CIRP, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बताएगा कि कौन है IRP। बट अगर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने इनिशिएट किया है CIRP, उसमें भी दो बात है। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने किया है और उसने बताया कि भैया इस बंदे को हम RP बनाना चाह रहे हैं, तो उसी बंदे को कर देंगे अगर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। बट अगर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने CIRP चालू किया और उसने नहीं बताया कि किसको बनाना है RP, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी IBBI को फॉरवर्ड कर देगा और बोलेगा बताओ किसको बनाना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, बोर्ड अब यहाँ पर 10 दिन के अंदर अंदर रेकमेंड करेगा कि कौन बनेगा, IRP एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देगा, एंड IRP टर्म कंटिन्यूज अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ RP। अभी IRP ही RP बन सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, या फिर नया RP बन जाता है, बट ये डेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में वेरी हाई पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे CIRP में। सेक्शन 21 बात करता है IBC क्या क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं COC की। is a breakdown. After collecting all the claims and determining financial position of the corporate debtor, IRP must constitute COC, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक कमेटी बनाएगा क्रेडिटर्स की। अभी COC कमेटी में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ जाते हैं कॉर्पोरेट डेटर के, जिसके पैसे बकाया है। एक्सक्लूजन ऑफ रिलेटेड पार्टीज फॉर वोटिंग राइट्स, अगर एक ऐसा बंदे से आपने उधार ले रखा है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या फिर जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, रिलेटेड है उस पार्टी के जिसने पैसे देने हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका, वो COC की मीटिंग में वो वोटिंग राइट नहीं रखता है। हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल क्रेडिटर regulated by financial sector regulator if the related party relationship arises because of debt equity conversion। डेट से इक्विटी कन्वर्जन होने की वजह से अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो आप पे ये वोटिंग राइट वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डुअल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, अगर एक ही बंदा फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है तो उसे हम फाइनेंशियल क्रेडिटर जैसे ट्रीट करेंगे फॉर द फाइनेंशियल डेट, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास वोटिंग राइट्स होती है, एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर ऑपरेशनल डेट और बट विल नॉट पार्टिसिपेट इन COC फॉर ऑपरेशनल डेट। COC के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये काम करते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर मैं बहुत अच्छे से पीछे समझा कर आई हूँ आज ही के सेशन में। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर एक ऑपरेशनल डेट असाइन किया है या फिर लीगली ट्रांसफर कर दिया है टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, द असाइनी और द ट्रांसफरी बिकम ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो जिसने असाइन किया है ना इस डेट को, उसे हम ऑपरेशनल क्रेडिटर बोल देंगे, जितना भी डेट ट्रांसफर हुआ है। कंसोर्टियम में सिंडिकेटेड फैसिलिटी, मतलब एक बैंक से ज़्यादा लेट से लोन ले रखा है, कंसोर्टियम में सिंडिकेट फैसिलिटी है, तो हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर
कैन ऑथराइज अ ट्रस्टी या फिर एजेंट जो कि सीओसी के बिहाफ पे, क्रेडिटर्स की कमेटी के बिहाफ पे काम करेगा, जिनके पास एक वोटिंग राइट भी होगी. दे मे ऑल्सो रिप्रेजेंट देमसेल्व्स और अपॉइंट एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर फिनेंशियल क्रेडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होएगा? अगर एक फिनेंशियल डेट है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स या किसी तरीके से लार्ज क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को ओ करते हो, तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अपॉइंट किया गया है, वो फिनेंशियल क्रेडिटर्स के बिहाफ पे काम करेगा इन दिस क्रेडिटर्स की कमिटी. नाउ द आईआरपी मस्ट अप्लाई टू एए विद अ लिस्ट ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर्स एंड प्रपोज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. अगर गार्जियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जैसे ही एक्ट करेंगे. रेम्यूनरेशन क्या रहेगा इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का? वो डिटरमाइन रहेगा बाय द टर्म्स ऑफ फिनेंशियल डेट और द रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन. और ये आईआरपी के कॉस्ट में आ जाता है. नो फिनेंशियल क्रेडिटर्स सिनेरियो. अगर मान लेते हैं कॉर्पोरेट जो डेटर है, जिसने जो पैसे, जिसने बेसिकली, इसके पास एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, इसने पैसे देने हैं बेसिकली, उसके पास कोई फिनेंशियल क्रेडिटर्स है ही नहीं. ओके, तो जो कमिटी है क्रेडिटर्स की, वो बाकी लोगों से बनेगी. मतलब यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आ जाएंगे या बाकी साइड लोग आ जाएंगे, जैसे कि स्पेसिफाई कर रखा है. जो क्रेडिटर्स की कमिटी है उनके पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से एप्लीकेशन आएगी, भाई बताओ हमारे को क्या डिटेल्स हैं, वो बतानी भी पड़ेगी. इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए. ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक, अच्छा ये तो हो चुका है आई थिंक. हो चुका है ना गाइस, अपॉइंटमेंट भी हो चुका है. वी आर ऑलरेडी डन विद दिस. ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये सारा काम कर सकता है. स्टॉप कर सकता है कि और कोई केस नहीं आएगा यहाँ पे. फ्रीज कर सकता है एसेट्स कॉर्पोरेट डेटर के. स्टॉप कर सकता है रिकवरी एक्शन बाय क्रेडिटर्स. मोरेटोरियम पीरियड एक टेम्परेरी शील्ड है जो कॉर्पोरेट डेटर को दी जाएगी कि इतने समय तक नहीं दोगे पैसे, उसके बाद तो देने ही पड़ेंगे ना. फिर सब रेजोल्यूशन प्रोसेस में या जो सीआईआरपी में ओके हुआ है प्लान में, वो इनिशिएट करना पड़ेगा. अब पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे होती है? एक बार अपॉइंटमेंट हो गया आईआरपी की, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि भैया सीआईआरपी इनिशिएट हो गया है, और सारे लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रोसेस चालू कर रहे हैं. प्लस अगर किसी किसी के कोई कोई पैसे बकाया हैं, वो लोग भी अपने अपने क्लेम्स यहाँ पर डाल दें, विच इज़ एन असेंशियल स्टेप, ताकि लायबिलिटी डिटरमाइन करी जा सके डेटर की. अब एक आईआरपी बनेगा यहाँ पर. यस, और कैसे बनेगा मैंने पीछे ऑलरेडी जो हैंड रिटन नोट था मैंने समझा दिया था आपको. अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. जो पहली मीटिंग होती है क्रेडिटर्स की, वहाँ पे बाय 66% वोट्स हम अपॉइंट करते हैं, या तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे अपॉइंट कर देते हैं, या फिर रिप्लेस किया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को. अगर आईआरपी को ही आरपी जैसे कर रहे हैं हम अपॉइंट, यहाँ पे एक रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी. किससे? सीओसी की कमिटी की. फिर डिसीजन दिया जाएगा आईआरपी को भी कि भाई हम आईआरपी को ही आरपी बनाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर को भी कि हम आईआरपी को ही आरपी बनाना चाह रहे हैं, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी कि हम आईआरपी को ही आरपी बनाना चाह रहे हैं. यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है. बट अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो जो क्रेडिटर्स की कमेटी है वो एक एप्लीकेशन देगी कि भैया जी इस बंदे को हम प्रपोज कर रहे हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे, और हम करना चाहते हैं, और उसका कंसेंट, जिस मान लेते हैं मिस्टर एक्स को बनाना चाह रहे हैं, तो मिस्टर एक्स जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे काम करेगा, उसका कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे काम करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. कितने दिन के अंदर? विद इन 10 days. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस सजेस्टेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की डिटेलिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईबीबीआई को फॉरवर्ड करेगी. अब आईबीबीआई या तो कंफर्म कर देगी हाँ ठीक है इस प्रपोज आरपी को ही अपॉइंट कर दे, या फिर बोलेगी कि नहीं हम आईआरपी जो है पुराने वाले आईआरपी को ही आरपी बनाएंगे. तो अगर आईबीबीआई जो बोलेगी वो फाइनल है. कह दिया ना, बस कह दिया. ओके. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट.
अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोल रही हूँ, एक भाई मतलब हम यहाँ पे वाटरफॉल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, मतलब पहले किसको पैसे देंगे, फिर किसको देंगे, फिर किसको देंगे, फिर किसको देंगे। इंसॉल्वेंसी सबसे पहला खर्चा जो है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट है, लिक्विडेशन का कॉस्ट है, पहले ये करा जाएगा। फिर पिछले 24 महीने के जिस दिन से कमेंसमेंट हुआ है उस दिन के 24 महीने पहले से अगर किसी का डेट ड्यू है, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस जब बंद हुई तो वहाँ के एयर होस्टेस स्टाफ के पैसे नहीं दिए थे ना, तो उनके पहले पैसे देने पड़ेंगे। फिर सिक्योर क्रेडिटर्स के पैसे देने पड़ेंगे, वो सिक्योर क्रेडिटर्स जिन्होंने इंटरेस्ट का पोर्शन रेलिंक्विश कर दिया। रेलिंक्विश मतलब त्याग दिया है, रेलिंक्विश का मतलब होता है जिन्होंने कहा हमें खाली प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे दो, इंटरेस्ट मत दो। इंटरेस्ट को त्याग दिया है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, त्याग दिया है। ठीक है। फिर वेजेस अनपेड रेम्यूनरेशन की फॉर 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट, पहले 24 मंथ्स फिर 12 मंथ्स। ठीक है। फिर फाइनेंशियल डेट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर क्राउन डेट, क्राउन डेट में बेसिकली गवर्नमेंट डेट आ जाता है, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर सरफेस ही आ रहा है, कोई रिमेनिंग डेट है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर एंड में कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों का नंबर बनेगा, वरना नहीं। ठीक है। और प्रेफरेंस वालों की बात आपको यहाँ भी समझ में आ रही होगी, आप ABFM में भी पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है, ऐसे मिलती है प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, बट पहले डेट होल्डर्स को ही मिलते हैं पहले पैसे। यस। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, FTIRP क्या है, ये इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 55। ये सेक्शन में आपको चाहूँगी कि आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे IBC में बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि फटाफट कैसे कुछ कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स का CIRP फटाफट कैसे डिस्पोज किया जा सकता है। एजेंडा ये है कि सिंप्लीफाई किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, स्पेशली जो बिजनेसेस छोटे हैं, जैसे कोई स्टार्टअप है ना, कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इसको फास्टर रेजोल्यूशन दिया जा सके, ताकि बिजनेस एटलीस्ट अगर चलाना है तो चलाए, अदरवाइज बंदे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फ्री किया जाए। अब एलिजिबिलिटी के लिए कौन बंदा इस फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में अप्लाई कर सकता है, कौन से कॉर्पोरेट डेटर्स जो कि इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। सबसे पहले जो कि कुछ थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, जिनके असेट्स या इनकम एक लेवल से नीचे हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक इनिशिएशन प्रोसेस चालू किया जा सकता है। कुछ डेट या फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए ए कॉर्पोरेट डेटर विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे कि सरकार बता रही है, सरकार भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वुड टिपिकली कवर डेटर्स विद लिमिटेड डेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट डेट नहीं है इनके पास, कम है, फ्यूअर क्रेडिटर्स है, ताकि फटाफट रेजोल्यूशन किया जा सके। या कोई और कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में बता रखा है, इन लोगों के लिए FITRP चालू किया जा सकता है, FTIRP चालू किया जा सकता है। प्रोसेस और टाइमलाइन यहाँ पे क्या है, 90 दिन के अंदर अंदर कोशिश करनी है ख़त्म किया जा सके। अगर उसके बाद भी एक्सटेंशन है तो 45 डेज़ है, पहले 180 डेज़ फिर 90 डेज़, टोटल 330 डेज़ था, और उसके बाद भी अलाउड था 90 डेज़ के लिए, है ना। यहाँ पर 90 डेज़ टोटल है, 45 डेज़ का एक्सटेंशन मिल रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है, यहाँ से एग्जाम में बहुत हाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इसके बारे में बातचीत कर रखी है, ताकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉलो किया जा सके। वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसेस, जो ये हमारा कोड IBC है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के बारे में बातचीत करता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन है जो खुद ही चाहता है कि भैया चलो ख़त्म करो, ओके लिक्विडेट करो, एंड हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, कैन पे ऑफ इट्स डेट फुल्ली फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ लिक्विडेशन, सारे पैसे जो आप असेट्स वसेट बेच के पैसे मिलेंगे पे ऑफ करो। द लॉ रिक्वायर्स अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स द कंपनी ऑल्सो स्टेटिंग द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। ये बात का डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि आप इसलिए कंपनी को बंद नहीं कर रहे हो ताकि आप किसी को डिफ्रॉड कर सको, इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर जो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाएगा तो क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव किया जाएगा एटलीस्ट 2/3 ऑफ द कंपनीज डेट। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ऐसी का कोई रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, और फ्लैट वहाँ पे एलोकेट हुए हैं,
ओके, फ्लैट्स जो एलोकेट हुए हैं, लोगों ने पैसे दिए हैं बट उनको फ्लैट मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे रियल एस्टेट के केस में या तो 100 लोग या एटलीस्ट सम परसेंटेज ऑफ पीपल, 10% ऑफ पीपल जो भी लोअर होगा, इन लोगों को इनिशिएट करना पड़ेगा. Okay, voluntary liquidation commences when such resolution is passed by creditors as above. Provision of liquidation process apply to voluntary liquidation. Once the debtor is completely wound off, सारा पैसे दे दिया, तो NCLT एक डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देती है, कंपनी बंद. ठीक है, एंड विद दिस विच चैप्टर ऑल्सो इज बंद, खत्म. ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए. ओके, मॉड्यूल डी हमारे पास काफ़ी बड़ा है, हम कोशिश करेंगे इसे अब जल्दी ख़त्म करने की. ठीक है, तब तक के लिए ले रहे हैं आपसे अलविदा. दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ. बाय डियर.